तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते, आपका वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी वैकेंसी है ना, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें हम लोग जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश को कवर करने वाले। बाकी क्या होता है, आपके पास जो 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आते हैं, और जो रिमेनिंग आपके पास जो क्वेश्चन बचते हैं 40 क्वेश्चन, उसमें आपका क्या रहता है, नॉन टेक पोर्शन रहता है। इसी में हम लोग देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड से क्या चीज की गई है, और यहीं से हम लोग देख पाएंगे कि आने वाले टाइम में या फिर जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे और क्या उसका लेवल रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहते हैं, और जो रिमेनिंग रहता है वो आपका बंगाली लैंग्वेज से आता है। और इसमें मैंने देखा था नेपाली भी है, मतलब कोई भी आप एक ऑप्ट कर सकते हो। और ये इसके 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख, ये आपका रहता है एग्जाम का पैटर्न। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं 2018 का। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपकी तैयारी चल रही है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस एग्जाम को फोकस रखते हुए विद इन, कह सकते हैं हमारे पास इस एग्जाम की जो डेट है वो 14 है। तो जो भी 14 एंड 15, ठीक है, जो भी हमारे पास इतना टाइम पीरियड है उसके लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आने वाले टाइम में, आपको सब ये चीज बता दी जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शंस आपको दिए हुए थे। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक सिंपल एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक इलेक्शन है, में टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 40% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब आप एक वैल्यू मान सकते हो जो परसेंटेज से इजिली कट जाती है। मतलब मैं अगर 100 बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि टोटल कितने वोटर रहे होंगे, 100 वोटर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं ट्रिक नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल कैलकुलेशन कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो वोटर जो रजिस्टर्ड हुए होंगे, वोटर यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए होंगे, वो होंगे टोटल 100 हुए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे जो बोलते हैं कि 40% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब इसमें क्या हो रहा है कि 100 लोगों ने तो रजिस्टर कराया, लेकिन ऐसा भी होता है कि जहाँ पे वोट नहीं देने जाते हैं, तो ऐसे कितने कैंडिडेट हो गए, ऐसे 40% कैंडिडेट निकल गए। तो आप ये जानते हैं कि 100 का 40% कितना हुआ, 40। दैट मीन्स यहाँ पे 40 कैंडिडेट आके वोट नहीं दिए। तो भाई कुल वोटिंग देने कितने लोग गए होंगे, तो जो वाकई में वोटिंग देने गए थे वो कितने गए थे, 100 माइनस 40, दैट मीन्स तो 60 लोग क्या करने गए, वोट देने गए। अब आगे बोलता है कि 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 लोगों ने जो इलेक्शन में वोट डाले थे, इसमें भी क्या हुआ, 10% वोट वैलिड नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसका 60 का 10% कितना हुआ, 60 का 10% हुआ हमारे पास 6। तो 6 वोट क्या हो गए, और कम हो गए। अगर 6 वोट और कम हो गए तो यहाँ पे कितने वोट रह गए, आप कह सकते हैं 54। तो वैलिड वोट कितने रह गए हमारे पास, वैलिड वोट हमारे पास रह गए 654। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है, एंड ही विंस बाई अ मार्जिन ऑफ 5400 वोट। इसका मतलब ये जो 5400 वोट जो आपको दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये मार्जिन है। किस किस का मार्जिन है, जो पर्सन जीता है और जो पर्सन हारा है, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। और ये जो वैल्यू है किसकी है, 70% वोट कौन है, जो जीत रहा है। तो मतलब हारने वाला कितना होगा, 30% होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास 54 वोट है डालने के लिए कैंडिडेट, तो इसमें दो चीजें पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक तो विनर होगा और एक कौन होगा, यहाँ पे लूजर होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो विनर को वोट आए वो कितना है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि इसको 70% वोट आए, लेकिन 70% किसका, इस वैलिड वोट। मैं लिख सकता हूँ 70% ऑफ 54। और जो लूजर रहा होगा उसको भी तो वोट गए होंगे। तो अगर जीतने वाले को 70 गए हैं तो हारने वाले को कितने गए हैं, यहाँ पे 30% गए हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पर्सन है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 30% किसका होगा, ये होगा वैलिड वोट का।
30% ऑफ 54 हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आपको साफ-साफ दिया हुआ है कि जो विनर है वो 5400 वोट से जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपके पास 5400 वोट के बराबर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप 54 कॉमन ले लीजिए। 54 मैंने कॉमन ले लिया और 70 और 30 का डिफरेंस कितना आया? 40% आया। और ये किसके बराबर है? ये 5400 के बराबर है। हमसे पूछा क्या? नंबर ऑफ वोटर लिस्टेड वोटर, तो वोटर रजिस्टर कितने करने गए थे? 100। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 40% और 54 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5400 और ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में 4 इंटू 40, है ना? और अगर हम 100% निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे भी इसको, आप क्या कर सकते हो इसको, परसेंट का मतलब कितना हुआ? 40 अपॉन 100, दैट मीन्स 100 कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। 54 से कितनी बार जा रहा है? 100 टाइम्स जा रहा है। और ये कितना हो जाएगा? एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 100,000 अपॉन 4। ये कितना हो गया? 250 क्या है यहाँ पे? 1 वैल्यू आई। तो हम हमसे पूछा है रजिस्टर्ड वोटर, तो रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं यहाँ पे? 100 है। तो आपको क्या करना है? 100 यहाँ से करो तो 2 जीरो यहाँ चिपकाओ और 2 जीरो यहाँ पे चिपकाओ। आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25,000 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। तो एक मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से करके दिखाया है ये क्वेश्चन को। आप बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड में है तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये एक परसेंटेज का वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे दे रखा था कि एक वोटर ने रजिस्टर्ड कर रखा है, यहाँ पे वोटिंग हुई है, 40% वैलिड नहीं, दैट मीन्स क्या है, वो वोट डालने गए तो 60 लोग डालने गए और 60 में भी 6 वोट क्या हो गए आपके खराब हो गए, तो 54 रह गया। और 54 जो वोट है, अब जो काउंटिंग होगी वो किससे होगी? वो इन वैलिड वोट से होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, और इसके ऑप्शन हमारे पास 8 मीटर, 24 मीटर और 60 मीटर, और हमारे पास क्या है 22। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे आप पोल और उसकी लेंथ निकाला करते थे, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट उसकी एप्लीकेशन ही, ठीक है? अब यहाँ पे बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्ट इज बाई मीटर। भाई आपके पास क्या है, आपके पास दो पोल है, दो पोल है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, दो पोल है। एक पोल ये हो गया, लेट इट बी 16 मीटर का हो गया, और एक पोल हमारे पास ये हो गया जो 4 मीटर का है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमको? 22 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी? 22 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये हमारे पास कितना है? ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है इफ टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द मिड पॉइंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू। अब आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो दो एंगल हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180, ठीक है? टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ y, तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछ। तो ये कहाँ पर है? मिड पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक y/2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी y/2 हो जाएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पॉइंट को, एलिवेशन एंगल है तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से, तो भी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है? अब ये कुछ एलिवेशन एंगल बन रहा है, आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे और यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे कुछ ये आपके पास बन रहा है, ठीक है? अब देखो इसमें सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, आपको एक फॉर्मूला पता है, ठीक है? आप लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने इसको याद किया होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है? tan की वैल्यू होती है। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा का यूज करने वाले हैं। tan थीटा, थीटा सपोज करो ये एंगल हमारे पास कितना है, लेट इट बी ये अल्फा है और ये हमारे पास कितना है, बीटा, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री का दिया हुआ था। यहाँ से tan अल्फा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड 16 और बेस कितना हो जाएगा इसका y/2, इस कितना हो जाएगा y/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan बीटा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो tan बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और बेस कितना है यहाँ पे y/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बीटा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीटा क्या है मेरे पास 90 माइनस इसको। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं फर्दर, इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan बीटा को मैंने लिख लिया, बीटा की वैल्यू लिख दी मैंने, तो ये tan 9 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा, cot अल्फा बन जाएगा। cot अल्फा इज इक्वल्स टू, आप लोग ये तो जानते हैं कि जो cot अल्फा है और जो tan अल्फा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। भाई tan अल्फा या फिर tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली है जिसमें tan अल्फा ये मिलता है, एक हमारे पास ये cot अल्फा। तो tan अल्फा इंटू cot अल्फा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 1 और ये किसके बराबर हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई y इंटू 8 अपॉन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये स्क्वायर बन जाएगा और ये 30 और 32 का मतलब क्या हो गया 8 इंटू 4 और 8 इंटू 4 और एक 8 यहाँ पे, तो एक 8 बाहर निकल जाएगा और 4 का मतलब क्या हुआ, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया 6। आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी, तो क्या था हमारे पास 6। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक अप्रोच से आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप भी इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और ये ऑप्शन इसके हमारे पास। अब देखिए इसमें सोचते हैं थोड़ा सा, बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन है कि अगर 9th और 10th में हम लोग वापस जाएं तो हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू फिर प्लॉट करते थे ग्राफ में। तो उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास क्या है कि हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, प्लॉट बना ही लेते हैं आपको और अच्छे से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिट कर देते हैं। एटेड भी ये क्या है, भी हमारे पास ये जीरो हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे भी 1 कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं और कर देते हैं। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि जो एरिया निकालना है और जो रीजन है, जो बाउंड किया गया है कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस, और ये लगा हुआ है मॉड, मॉड। अब देखो इसके दो मतलब निकलेंगे। एक मतलब तो ये निकलेगा इसका कि x माइनस 2 वैल्यू होगी y की, तो पॉजिटिव होगी कब होगी, जब x की वैल्यू या तो क्या हो 2 से बड़ी हो या फिर 2 के बराबर हो, है ना, 2 के बराबर हो, 2 से बड़ी या 2 के बराबर, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव तब आएगी जब x की वैल्यू क्या होगी, से छोटी होगी। ये बात हमें क्लियर है। एक तो रीजन इसका लेना है हमें, एक रीजन हमें x की वैल्यू 1 पे लेना है, एक x की वैल्यू 3 पे लेना है और x एक्सिस। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इस वाली कंडीशन में देखो, वाली कंडीशन में आप देख पा रहे हो, तो इसमें क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू जब मैं बढ़ा के लिखता हूँ, मान लो मैंने x की वैल्यू 2 लिखी, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो x माइनस 2 कितना हो गया 0। उस केस में y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। अब मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, सपोज करो मैंने x की वैल्यू क्या कर दी 3 कर दी। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 कर दी तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी जाएगी 1 आ जाएगी। तो 3 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गई, यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिल गई। एक पॉइंट ये मिल गया। अब आप क्या करोगे, फर्दर वैल्यू पुट करोगे, सपोज आप 4 रखते हो तो 4 माइनस 2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ज्वाइन कर दे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस वाले पोर्शन की, हम लोग बात कर लेते हैं ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो माइनस है, अब मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, सपोज करो छोटी रखनी है मुझे, तो मैंने रखी 1।
तो 1 माइनस 2, अब जैसे ही आप 1 माइनस 2 रखोगे तो ये माइनस का 1 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 जो कि लेगा प्लस का 1। तो हमने जब 1 रखी x की वैल्यू तो हमें क्या मिली यहाँ पे प्लस की 1 मिली, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ मिला। और अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे अगर सपोज करो 2 रखते तो वो क्या मिलती 0 मिलती। अब आप फर्दर वैल्यू और कम करोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ भाग रहा होगा इधर को भाग रहा होगा तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है x की वैल्यू 1 रखनी है। तो x की वैल्यू 1 मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर y क्या है हमारे पास 0 है, इस पॉइंट पर y 0 है। और x की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी y क्या है 0 है। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो एरिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही होता है ना, x की वैल्यू 1 का मतलब तो ये हुआ ये कि यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हुआ x की वैल्यू 3 का मतलब ये हुआ। तो इनके बीच का ही तो एरिया पूछा था, और एक और एक्सिस बोलिए वो कौन सी बोलिए, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होगी हमारे पास, वो ये वाली हो जाएगी, क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इनके बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है बेसिक कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये शेडेड पोर्शन, यही तो हमसे पूछा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, फिर इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये डायमेंशन कितनी हो गई, एक हो गई। ये डायमेंशन कितनी हो गई, एक हो गई। हाइट कितनी हो गई, एक हो गई। तो हमारे पास सिंपल ये आपके पास एक राइट एंगल बन गया और दो बन गए, ठीक है। एक ये बन गया है और एक ये। तो आप क्या लगाओगे, हाफ टू बेस, बेस कितना है 1, टू हाइट, हाइट कितनी है प्लस हाफ, इंटू बेस कितना है 1 और हाइट कितनी, हमारे पास कितना आएगा हाफ और हाफ हो जाएगा हमारे पास एक। का आंसर कितना हो जाएगा 1, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो समझाने का ये है कि सॉल्व ही नहीं कराना है आपको, किस तरीके से हमारा एग्जाम में आता है इस चीज का, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे वो भी यहाँ पे जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये रेशियो से क्वेश्चन है बेसिक। तो रेशियो में क्या है, हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसकी एप्लीकेशन पे ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब हम नॉर्मली करते भी थे इसको, ठीक स्कूल लेवल पे भी। और ये मैं बोलूँ अगर आप 8 क्लास की बुक देखोगे तो उसमें भी आपको मिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक बैग है, उसमें पास क्या है भी 1 रुपया है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, और उनका रेशियो क्या है 5-6-2। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास सपोज करो 2 रुपए के सिक्के हैं, और मेरे पास क्या है 5 रुपए के सिक्के, ठीक है। और रेशियो क्या है, रेशियो मेरे पास बैग का दिया हुआ है, तो आपके पास क्या है 3 बोरे हैं, क्या है आपके पास 3 बैग है, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास क्या है 3 बैग। इस 3 बैग में क्या है, अगर ये मेरे पास 5 बैग हैं, ध्यान से सुनिए, 1 रुपए के सिक्के के अगर आपके पास कितने 5 बैग हैं, तब उस केस में क्या होगा, 2 रुपए के सिक्के के आपके पास कितने होंगे, 6 बैग होंगे, और 5 रुपए के कितने बैग होंगे, 2 होंगे। समझ में आता है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 1350। आपसे पूछा हुआ है कि 2 रुपीज कॉइन बता। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपको रेशियो दिया हुआ था, हुआ है। भाई अगर आपको बेसिकली जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, अमाउंट की दे रखी है। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 बैग हैं, ठीक है, 5 बैग हैं और सब में क्या है 1-1 रुपया रखा हुआ है, तो मैं पूछूंगा कि कितने कुल रुपए आपके पास, टोटल पैसे कितने। तो आप कहोगे सब 5 बैग हैं, 1-1 रुपया सब में डला हुआ है, तो 5 क्या करूंगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 5 रुपए आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक्स एक्स करके भी मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस अब 2 रुपए के हैं और 6 बैग है तो क्या हो जाएगा 6 दैट इज 12x, प्लस 5 बैग हैं और 2 रुपए के सिक्के पड़े, 2 बोरे पड़े हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10x। और ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, टोटल अमाउंट है 1350। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 12 17 27, 27x इक्वल्स टू 1350। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1350 डिवाइडेड बाई 27। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं अपना इजी करने के लिए 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने, x की वैल्यू निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे 6 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी ये 6x क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन,
ऑफ ₹2। तो ये देखो कट जाएगा, 3 से काट देते हैं इसको, 3 दो बार कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा, तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा? तो 1। का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 300। ठीक है, अब वो कुछ भी कर सकता है, अगले क्वेश्चन में आपको हो सकता है भी वैल्यू ना दे के आपको पॉइंट्स दे दे, तो रेशियो देगा तो अब क्या करोगे आप उस केस में मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपके में क्या है, रीजनिंग सब कुछ मिक्स रहता है। देखो, कोमल कैन प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, और हाँ यहाँ पे 4 गेम है। तो एक हमारे पास क्रिकेट हो गया, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, टेनिस का कोर्ट, टेनिस का कोर्ट है, एक हमारे पास हॉकी का कोर्ट है, और एक हमारे पास किसका हो गया यहाँ पे, हॉकी के अलावा और क्या बचा, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। ये हमारे पास क्या है, गेम्स है। अब यहाँ पे पर्सन कितने हैं, कोमल है, रंजना है, ममता है और गीता है। अब पढ़ते हैं, देखो, कोमल कैन प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस। मतलब कोमल क्या कर सकती है, कोमल यहाँ पे क्रिकेट खेल सकती है लेकिन टेनिस नहीं खेल। लेकिन कोमल ये है कि कोमल हॉकी तो खेल सकती है, कोमल को मना थोड़ी ना हॉकी खेलने के लिए, कोमल को सिर्फ टेनिस खेलने के लिए मनाती है। बैडमिंटन भी खेल सकती है, इसका मतलब तो ये भी हुआ। चलिए, रंजना की बात करते हैं। रंजना कैन प्ले बैडमिंटन बट नॉट हॉकी। मतलब रंजना यहाँ पे क्या कर सकती है, ये जो रंजना है ये यहाँ पे, ये रही रंजना, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकती है, ये बैडमिंटन खेल सकती है लेकिन हॉकी नहीं खेलेगी। मतलब यहाँ पे भी रंजना खेल सकती है और यहाँ पे भी रंजना खेल सकती है। चलो, ममता कैन प्ले हॉकी बट नॉट क्रिकेट। ममता क्या करेगी, हॉकी खेल सकती है, तो ममता के लिए भी हॉकी के लिए खेल सकती है, क्रिकेट नहीं खेलेगी। तो ममता क्रिकेट नहीं खेलेगी, मतलब ममता यहाँ पे भी आपको नजर आएगी, ममता यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद बोला हुआ है गीता कैन प्ले क्रिकेट। और जो गीता है वो, गीता क्रिकेट भी खेल सकती है और हॉकी है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए कोई मना नहीं है, तो गीता यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, इफ अ पर्सन कैन प्ले 2 गेम्स हु वुड बी लाइक, कि जैसे कौन होगी अगर दोनों गेम। अब देखो गीता क्या खेल रही है, गीता यहाँ पे, अब देखो गीता के बारे में बात करें, गीता कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। यहाँ पे हटाना पड़ेगा और टेनिस भी हटाना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। चलो, देखो गीता ये भी खेल सकती है और गीता ये भी खेल सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा पर्सन होगा जो क्रिकेट भी खेल रहा हो और जो हॉकी भी खेल रहा हो, तभी तो गीता जैसा हो जाएगा वो। देखो, कोमल क्या करती है, क्रिकेट भी खेलती है, और कोमल क्या करती है, हॉकी भी खेलती है। और गीता भी क्या कर रही थी, हॉकी खेल रही थी और क्रिकेट भी खेल रही थी। लेकिन ममता की बात करेंगे तो ममता क्रिकेट नहीं खेलती, इसलिए ममता भी आउट हो जाएगी। इसकी बात करेंगे, रंजना क्या करती है, क्रिकेट तो खेलती है लेकिन हॉकी खेलती है, इसलिए रंजना भी आउट हो जाएगी। एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, वो बचता है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दैट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, ये आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक आएंगे, इतना मैं कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा बेसिक आएंगे, कोई हाई लेवल के नहीं आएंगे, कि आप एक टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, तो ये जो आपने देखा होगा वो चोर और पुलिस वाला एक क्वेश्चन होता है। इसमें जो मेन जो हमारा लगता है, जो कंसेप्ट लगता है, वो ये लगता है कि जो टाइम होता है वो क्या रहता है, वो सेम होता है, चलने का टाइम, ठीक है, दोनों के चलने का टाइम सेम रहता है। अब देखो, एक कार है, एक थीफ है, ठीक है, उसने क्या करी, एक कार चुराई, और कितने में चुरा लेता है वो, 1 बज के, मतलब 1:30 बजे वो कार चुराता है, और किसकी स्पीड से भाग रहा है, वो 18 की स्पीड से चला रहा है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे चोर है, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, टाइम बज रहा है 1:30, और चोर ने क्या किया, यहाँ पे कार चुराई और वो 18 की क्या हुआ, भागना शुरू, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब क्या होता है, थीव इज डिस्कवर्ड एट 2:30। अब पता लगता है, भी जांच जब होती है, जब उसका जीपीएस वगैरह होता है, तो लोकेशन पता लग जाती है चोर की, कितने बजे, 2:30 बजे। ये पता लगता है कि चोर जो है 2:30 बजे यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो चोर ने कार चुराई है भी किसी के घर से चुराई होगी, 2:30 बजे पता लगा। अब जैसे ही ओनर को पता लगा तो ओनर भी क्या हुआ, तैयार हुआ, और ओनर भी भागने निकल पड़ा चोर को पकड़ने। मतलब जो ओनर निकला होगा वो 2:30 बजे निकला होगा।
लेकिन जो थीफ है, वो कहाँ पहुँच चुका है? वो पहुँच गया यहाँ पे। थीफ कहाँ पहुँच गया? पहुँच गया यहाँ पे। थीफ है यहाँ पे, ओनर है यहाँ पे और इनकी जो स्पीड है, ये किससे भाग रहा है? जो ओनर है उसकी स्पीड है 24 की और थीफ कितनी है यहाँ पे? 18 की। अब एक बात बताओ भई, डेढ़ से लेके ढाई बजे तक हमारे पास 1 घंटा था पूरा। तो उस 1 घंटे में थीफ ने डिस्टेंस कितनी कवर करी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो हमारे पास क्या होती है? इनटू टाइम होता है। थीफ की स्पीड क्या थी? 18 की। टाइम कितना लगा? 1 का मतलब 18 किलोमीटर थीफ पहुँच चुका है उस 1 घंटे। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि थीफ ने जो कार चुराई थी जिस लोकेशन से और अभी क्या है उसकी डिस्टेंस कितनी? 18। अब इस ओनर को अगर इस थीफ को पकड़ना है, क्या होगा? वो कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा? अब क्या हो रहा है? ये देखो, ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि थीफ रुका पड़ा है, थीफ चल रहा है और ये भी। तो ये आपका कांसेप्ट आ जाता है रिलेटिव स्पीड का। आप देखते हो कि 2 ट्रेन अगर पैरेलली चल रही है, एक साथ चल रही हैं, तो क्या होता है उसमें जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो डिफरेंस लेते हैं, अगर अपोजिट आती है तो होती है ऐड हो जाती है। ठीक है, ये कांसेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएँगे। तो यहाँ से देखो टाइम क्या होगा हमारे पास? टाइम जो होगा, जो डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आएगा रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? देखो इनके बीच की डिस्टेंस है 18। अब देखो ढाई बज रहे हैं, ढाई बज रहे हैं, दोनों चल रहे हैं और क्या होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये स्पीड क्या होती है? डिफरेंस आता है। 24 माइनस कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 6 आ गया 3। तो 3 घंटे बाद क्या होगा? ये चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है? अब ये चोर पकड़ा जाएगा तो देखो पकड़ना कब शुरू किया था? ढाई बजे भागे थे ये। तो 3 घंटे और जोड़ दो। कितना हो गया? 5:30। तो 5:30 बजे शाम को इसको पकड़ लिया जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? 5:30 बजे क्या हो जाएगा? इस चोर को पकड़ लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अगर ये थीफ और ये दोनों आमने सामने आ रहे होते तो उस केस में क्या होता है? ये जो स्पीड थी वो आपकी छूट जाती, तो टाइम क्या लगता? और कम लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कोडिंग डी कोडिंग का आता है क्वेश्चन। क्या होता है? आप लोग बेसिक चीजों को जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ड होता है, उससे रिलेशन में कुछ हुआ होता है और आपको एक वर्ड पूछेगा कि इसका रिलेशन आंसर में। तो देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा है FAIG फटीग और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? VFR डेड। एक वर्ड लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। टी की वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है? 9 होती है और जी की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, ई की वैल्यू 5 होती है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि हो सकता है कुछ और लॉजिक बन रहा हो। जैसे क्या होता है? अपोजिट वाला केस होता है। क्या आपने पढ़ा होगा? जैसे क्या है कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और उसके बाद क्या होता है? ई का डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास? ई का डब्ल्यू होता है वी और एफ का डब्ल्यू क्या होता है? यू। और हमारे पास क्या होता है? एच। एच का डब्ल्यू क्या होता है? एस। आई। आई का डब्ल्यू क्या हो जाएगा? आर। ए का क्या हो गया हमारे पास? ए का क्या हो गया हमारे पास? पी। एल का क्या हो गया हमारे पास? एल का हमारे पास क्या होता है? एल ओ हो जाता है। और उसके बाद क्या रहेगा? जे के एल। और यहाँ पे एम का अपोजिट क्या हो जाता है पास? अपोजिट आता है एन। ये हमारे पास क्या होता है? अपोजिट आता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं देखूँ पहली बात तो एक सिमेट्री नजर आ रही है। जैसे मैंने ये देखा कि आई के अपोजिट क्या दिख रहा है? मुझको आर दिख रहा है। मतलब ये केस बन सकता है कि अपोजिट तो नहीं एक दूसरे के। उसके बाद आप क्या देखोगे कि टी टी के सामने, लेकिन ये अपोजिट भी नहीं बन रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और नजर घुमाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एफ का अपोजिट क्या होता है? यू का अपोजिट क्या होता है? यू। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। और टी का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे? का अपोजिट होता है ना, जीटी रोड है ना। जीटी रोड से हम लोग क्या करते हैं? टी का अपोजिट क्या हो गया? टी।
इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से तो ऑर्डर नीचे जा रहा है और यहाँ से ऑर्डर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो हम लोग मंकी को लिख लेते हैं यहाँ पे, ONY, ठीक है? तो इसका सबसे नीचे ऑर्डर रहेगा तो M का अपोजिट क्या होता है, लास्ट, तो लास्ट में तो N रहेगा, मतलब ये। चलो, उसके बाद क्या है, O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, तो लास्ट में L होगा, ठीक है चलो। उसके बाद क्या आ गया, N का अपोजिट क्या है, M, यहाँ पे MLN होगा, मतलब ये हट गया। उसके बाद देखो, अब ये कैसे चल रहा है, ये G का चल रहा है और VF, हाँ ठीक है। ये अब ये उठ रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, मतलब क्या होगा, अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, K, तो देखो MLN अभी चल रहा है, जाएगा, फिर Y का क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका आंसर क्या हो जाएगा, B, सब ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना जल्दी आप कैच कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल एक अरिथमेटिक कह सकता हूँ। पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतना तो हम लोग समझते हैं कि अगर एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो क्या होगा, जितना बड़ा हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उतना छोटा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, समझ में आता है, तो देख लेते हैं। हाफ ऑफ हाफ मतलब आधा का आधा, आधा का आधा कितना हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया। आप इससे कर लो, आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन हो गया, 25 हो गया मान, ठीक है। अब 1/4 ऑफ हाफ, 1/4 ऑफ हाफ, 1/4 ऑफ हाफ कितना हो गया, 1/8, और 1/8 के अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 12.5 निकल गया। अब थर्ड ऑफ 1/3 कितना हो गया, 2/9, 2/9, और इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/9 कितना होता है, 11, 11 मतलब 11 होल 1/9, ये हो जाएगा 22/9, ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग। अब इसको देख लेते हैं, 1/3 ऑफ 1/3, 1/3 ऑफ 1/9 हो गया, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना जाएगा, 11 होल, मतलब ये 11 पॉइंट सम। मैक्सिमम वैल्यू पूछी किसकी, तो सबसे पहले ऑप्शन में लगभग 25 के आसपास है, आपके पास क्या है, इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसको हम लोग बार ग्राफ बोल दें, आप कह सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिले। अब इसमें देखते हैं, ये फिगर हमें दे रखी है और ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, यहाँ पे बर्थ रेट दे रखा है आपको, और यहाँ पे पूछा है द बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ पे, ये रहा, इज व्हाट परसेंट ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, एंड कहाँ पे, ये रहा, तो न्यूजीलैंड का बर्थ रेट कितना है, 30, ये 35, इंग्लैंड के बर्थ रेट का कितना परसेंट है, तो नीचे आ जाएगा, जिसकी कंपेयर करना है, इंटू आप 100 कर दीजिए, परसेंटेज है, ये 5 बार चला जाएगा, तो हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 175, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास आता है टाइम एंड वर्क का, तो अगर आपका एग्जाम है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था, कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आता ही आता है, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, परसेंटेज का, उसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको रेशियो से भी देखने को अमन इज 10% लेस एंड बिने, देखो एक चीज हम समझते हैं, ये समझते हैं, सपोज करो मेरे पास एक एक पर्सन है और एक पर्सन बी, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी, मतलब क्या है कि 1 घंटे में कोई पर्सन कितना वर्क कर लेता है, मान लो कि ए पर्सन है, 1 घंटे में क्या कर लेता है, 2 बुक लिख लेता है, 1 घंटे में 2 बुक लिख लेता है, तो बी क्या करेगा, 1 घंटे में सपोज करो एक लिख, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी, कौन कितनी तेजी से काम कर रहा है। और अगर मैं पूछूं कि टाइम कौन लेगा, तो टाइम बोलोगे, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उतना कम टाइम लेगा, मतलब क्या हुआ कि इसने अगर 1 घंटा लिया होगा तो इसने कितने लिए होंगे, 2 बुक लिख, 2 घंटे लिए होंगे सेम काम करने, ठीक है, तो यही क्या है यहाँ का लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अमन इज 10% लेस एफिशिएंट देन विनय, सपोज करो विनय कितना है, 100 है, विनय कितना एफिशिएंट है, 100 है, तो अमन क्या है, 10% कम है, मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 10% कितना होगा, 10, और माइनस कर दो तो कितना हो गया, 90, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशियो आ गया 10:9 का, टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अमन किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, तो विनय उसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा होगा, 9 दिन में कर दे रहा होगा, क्योंकि विनय की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन,
और हमने इस रेशियो से देखा कि अमन का जो टाइम है वो इतना है। मतलब ये टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखिए 20 इन हाउ मेनी आवर्स कैन विनय डू दैट वर्क? और विनय कितना काम कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग यूनिट मेथड लगाएँगे तो 20/3 ये 10 नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपका कट गया और बार कट गया तो कितना आ गया 6। आपका आंसर कितना आ गया 6। ऑप्शन कौन-सा दिख रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग छोटे-छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो आपकी क्या है, ये बेसिकली आपसे से क्वेश्चन पूछा हुआ है और मतलब कह सकता हूँ ये बायो का एक क्वेश्चन है। तब हम लोग देखेंगे इसमें डिसीज़। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है? हमारा यही क्या चीज़ इसमें यहाँ पे पूछा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स कॉज़ ब्लैक फुट डिसीज़। तो ब्लैक ब्लैक फुट डिसीज़ किसको होती है? आर्सेनिक। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मतलब ये आपको पता होना चाहिए और जो मर्करी वाली है ना? वो मिनीमाटा डिसीज़ मर्करी। तो ये तो एक मतलब एक जानी-मानी पहचानी क्या है बीमारी है मिनीमाटा डिसीज़, सुना होगा आपने। अगर मरकरी का अगर मिनीमाटा पूछता तो मरकरी से हो जाता। ठीक है? बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं और चीज़ें भी देखने वाले हैं। चलिए, हाँ, जो यहाँ पे कैडमियम है, कैडमियम से क्या होती है? इटाई-इटाई डिसीज़। कैडमियम से इटाई-इटाई। ठीक है? तो कुछ डिसीज़ हैं, बाकी हम लोग देखेंगे आगे और। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन। अब देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2018 के अकॉर्डिंग क्या रहा होगा उस टाइम पे जो भी आया होगा। यहाँ पे क्या होती है हर जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा को छोड़ तो समझ में आ रहा है कि भाई राजस्थान में भी सोलर एनर्जी पावर है और तमिलनाडु में भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा पूछा हुआ था तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राजस्थान इसका आंसर था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि इसमें से व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं मतलब ये क्या है निकनेम है। ठीक है, ये क्या है निकनेम। तो ये जो प्लेटिनम है जब मैं थोड़ा-सा केमिस्ट्री का आपको रिवीजन कराऊँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि प्लैटिनम है, तो क्या बोलते हैं व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे इन इनको किस नाम से बताया जाता है, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि आपका कह सकता हूँ कि एक स्टैटिक जीके से है, यहाँ पे पूछोगे ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कलर टीवी। भारत में भी कलर टीवी कब स्टार्ट हो गए थे ब्रॉडकास्ट करना तो ये ध्यान रखिए 1980 कब वैसे इस तरीके से कुछ तो और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, हम लोग देखेंगे टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे which of the following is a line or a surface draw on a map or a chart that indicates connected points of equal salinity in the ocean। मतलब क्या है कि जहाँ पे भी इक्वल का वर्ड आ गया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है आइसो वर्ड तो लगने ही लगना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आइसोटोप पढ़ा होगा। तो इस तरीके से क्या है आइसो। अब यहाँ पे सेलाइन की बात करी जा रही है कि सेलिनिटी किस तरीके से मेजर करता है तो वो एक मैप होगा उसमें चार्ट बने होंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो आइसो आइसो मतलब सेम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइन तो ये वाला इससे रिलेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे आइसो है कर जाएंगे इसका आंसर जाएगा जो यहाँ पे सेलिनिटी को दिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये क्या है भी कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है बाकी कुछ बुक्स होंगी तो मैं उसके लिए मैं छोटा सा सेशन लेके आऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है तो आपको ध्यान रखनी है। ये स्टीफन हॉकिंस की एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप लोगों ने इसको कई बार सुना भी होगा और ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन है ये उस टाइम का क्या है करंट का क्वेश्चन टाइम का क्या है करंट का क्वेश्चन 2008 का जो भी फील्ड्स मेडल अवार्ड मिला था उस टाइम तो इंडियन ओरिजिन थे इनका नाम पूछा था तो इनका नाम था अक्षय वेंकटेश। ये उस टाइम का क्वेश्चन है तो इसलिए अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ हमें क्या करना है हमें अवार्ड्स को पढ़ के जाना है कि जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रहे हमें सारे देख के जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पास हु वाज द कंपोजर ऑफ द इंडियाज नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा है तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते अब देखो ये क्वेश्चन भी एक मतलब ये कि क्रिकेटर है तो जिन्हें भी क्रिकेट से प्यार है उनको ये तो पता है तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। अब हालांकि ये सब पर्सन ने क्या कर रखे हैं 200 प्लस मार रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि सबसे ज्यादा स्कोर तो ये रोहित शर्मा भारत के बल्लेबाज हैं इनका सबसे स्कोर है आई थिंक और ये 2014 की शायद बात है तब ये बनाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कंपाउंड से आता है, मतलब हमें एक चैप्टर देखना पड़ेगा जिसमें मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उनकी क्या-क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग हल्का-सा देखेंगे ताकि ये है कि एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें से कलर्ड पूछा हुआ है। तो कलर्ड मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास क्या है डी एलिमेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन शो करते हैं वो क्या होते हैं, वो कलर्ड एलिमेंट्स आते हैं। तो उस केस में क्या है कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारे पास कॉपर फ्लोराइड, F2। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये कलर्ड होगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो यहाँ पे आता है इंग्लिश का। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि आपको इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा या अब तक नहीं देखा, आप उसको सॉल्व कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे अपोजिट से है, मतलब ये क्या है, आपका सिंपल वोकैब है। आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या फिर आप अगर करके आते हो तो आपको कुछ वर्ड पता होने चाहिए। अब जैसे क्या है कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास पूछा है अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट के लिए हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे क्या है, पहला वर्ड है हमारे पास रेलिंक्विश। तो रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को त्याग देते हैं, है ना? किसी चीज़ को कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो त्यागना क्या है, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ त्याग रहे हैं तो उसको रेलिंक्विश बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है अपोजिट, तो पॉजेस क्या करना होता है, किसी चीज़ को अपनाना होता है। पॉजेस क्या करना होता है, किसी चीज़ को अपनाना होता है। अब एब्डिकेट भी क्या है, किसी चीज़ को छोड़ना होता है। रिनाउंस क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था, उसको रिनाउंस बोला गया था। और रिफ्यूट क्या है, वही चीज़ है, क्या चीज़, त्यागना। ये सब क्या है, एक जैसे हैं। और यहाँ पे अपोजिट पूछा था, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, पॉजेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो आता है यहाँ पे वो आता है कमीशन। तो कमीशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ क्या करते हैं हम लोग, जब स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है यहाँ पे कमीशन। तो अब यहाँ पे पूछा उसका अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अगर स्टार्ट की जा रही है, जैसे देखते हो ना कि अ नेवल शिप कमिशन्ड, है ना? हाँ, इंडियन नेवी, इस तरीके से होता है। जैसे आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर दिया है और या डीकमीशन कर दिया। कमीशन मतलब उसकी सर्विस स्टार्ट हो गई और डीकमीशन क्या होगी, उसकी सर्विस एंड हो गई। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो कमीशन क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और फिनिश क्या हो जाता है उसकी, खत्म हो जाता है। क्लोज़ मतलब तो बंद करना होता है, स्टार्ट तो इसका सिनोनिम हो ही गया है। और टर्मिनेट क्या करना होता है, ये भी मतलब कह सकता हूँ कि एक तरीके से किसी का कार्यकाल खत्म कर देना भी टर्मिनेट होता है। लेकिन जो बेस्ट वर्ड जो मुझे इन नज़र आ रहा है वो यही है, ठीक है? नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है यहाँ पे एक्सोडस, एक्सोडस। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मतलब पलायन करना है। तो बोले तो पलायन करना। पलायन करना क्या होता है कि एक तरीके से कहीं पर आ जाना वापस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन भी वही चीज़ है कि कोई चीज़ क्या आ रही है, वापस आ रही है। अराइवल मतलब भी क्या होता है, आना। रिटर्न का मतलब भी क्या होता है, वही वापस आना। एक वर्ड जो बचता है यहाँ पे वो क्या है, इनफ्लक्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो आप अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स पूछे। तो मतलब वोकैब से हमारे पास सीधा-सीधा यहाँ पे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, देखो 6 आ गए आपके पास, ठीक है? चलो इनको भी देखते हैं, क्या इनके मिल रहे होंगे। तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, आपको बहुत जनरल जो भी है, मतलब ये है कि हाँ, आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कॉग्निजेंस। और इसका क्या पूछा है हमसे, सिनोनिम पूछा। तो कॉग्निजेंस बेसिकली क्या है यहाँ, सिनोनिम कॉग्निजेंस, ओके। तो कॉग्निजेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉग्निजेंस है, मतलब क्या है कि एक तरीके से कॉग्निजेंस, हैडलनेस, मतलब हैडलनेस, चेक करना मतलब ना करना, टेंशन मतलब अटेंशन होता है और करना ही। तो अगर सावधान कोई नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, हिडननेस। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कॉग्निजेंस एक तरीके से इग्नोर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्शियस। कॉन्शियस का भी मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या होते हैं बहुत सावधानी पूर्वक, है ना, मतलब जिसकी हमें क्या होती है, नॉलेज होती है। तो यही बोल सकते हैं कि जागरूक होना है। क्या है, जागरूक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जागरूक होना, मतलब जिसपे आप पे क्या है, नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो यहाँ पे आता है इन एबिरिएट।
तो इनएब्रिएट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनएब्रिएट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखते हैं चलो। ड्रंकन तो मतलब क्या होता है कि कोई पिया हुआ होता है, तो जो नशे में होता है जिसको अपना होश नहीं। जिमी की बात करते हैं कि जो अपना मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी में नहीं होता, मतलब रियल में नहीं होता। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है कि कोई क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं ना, स्टडी नहीं है, तो पढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बचा है, का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हाँ, नशे में, क्या है, नशे में बनाना, कोई चीज़ नशे में बनाना। और स्टोपिफाइड क्या हो गया? वो इसका क्या है, सेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। मतलब कह सकता हूँ कि कुछ हमारे पास वर्ड ऐसे होंगे जो हमने नहीं सुना होगा, हमको ये करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करके निकालना पड़ेगा। अब ये वर्ड है स्टेलाई, तो ये आपने कई बार सुना होगा, ये आपने कई बार सुना होगा। तो स्टेलाई का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बंजर होती है, ठीक है? तब कह सकते हैं कि जो बच्चे नहीं दे पाती, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? स्टेराइल बोलते हैं। अब चाइल्डलेस होने का मतलब वो नहीं कि बच्चा नहीं दे पाती, चाइल्डलेस का मतलब बच्चा नहीं है, ठीक है? एरिड आपने सुना होगा कि ज्योग्राफी में एक टर्म है कि एरिड ज़ोन है ना? मतलब वहाँ पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, काल है, ड्राई भी सूखा हुआ है। लेकिन बैरन क्या होती है? बैरन लैंड होती है। मतलब क्या है कि वो उपजाऊ नहीं है, क्या नहीं है? उपजाऊ नहीं है, मतलब क्या है कि उसमें आप खेती को जीवन दे सकती है। हो जाएगा इसका बेस्ट मीनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप स्पेलिंग, आप क्या करना है, आपको स्पेलिंग देखना। क्वेश्चन देखो, स्पेलिंग वाले तो आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नॉर्मली वो वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं, और आपने इनको सुन रखा है तो आप इसको सही से स्पेल भी कर पाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉलेज है। नॉलेज की स्पेलिंग आप लोग जानते ही हैं। ये तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? लास्ट वाला दिख रहा है, एक्सेसिव। एक्सेसिव में कौन सा है? ये वाला है। और यहाँ पे क्या है, ब्यूरो। अब देखो, ये वाला तो है नहीं, तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए इसमें या इसमें। ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, आर ई ए आता है, ठीक है? बी आर ई ए आता है, हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ से हम लोगों ने ये चीज समझी, हमारे पास जो है एम से टोटल 9, 15 में 9 तो क्वेश्चन की, अब क्या रह गया आपके पास? अब हमारे पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन। चलो इसको भी करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ही प्रिटेंड्स टू एब्सेंट व्हेनेवर आई कॉल हिम। ही प्रिटेंड्स टू बी एब्सेंट। प्रिटेंड्स क्या है? मतलब ये आपका सिंपल चल रहा है, और वो भी कैसे चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट चलता है तो क्या होता है, वर्ब की क्या आती है, तो क्या आती है, फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वेन एवर आई कॉल हिम, जब भी मैं क्या करती हूँ, उसको बुलाने की कोशिश करते हूँ, तो क्या होता है, वो एब्सेंट होने का बहाना बनाता है। ये तो एक जनरल शब्द है, और ये सिंपल प्रेजेंट का, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉल बिल्कुल, तो कॉल की जगह क्या जाएगा? कॉल ही आ जाएगा, कोई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज अ स्कूल गर्ल आई ऑफन गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, मैं कभी कभी स्कूल में जाती थी। अब देखो यहाँ पे आई ऑफन गो टू, अब क्या है कि एज ए स्कूल गर्ल, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी पुरानी बातें बता रहा हूँ कि एज ए स्कूल बॉय आई ऑफन गो टू स्कूल ऑन फुट। तो क्या ये बात सही है कि मैं बात तो पास्ट की कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लगा रहा हूँ, गो लगा रहा हूँ। गो क्या एक प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब अगर पास्ट की बात करूंगा तो पास्ट की ही यहाँ पे लगाऊंगा ना वर्ब। तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, गो ना आके क्या जाएगी, सेकंड फॉर्म। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। माय निसी पेंट द फर्नीचर व्हेनेवर शी हैज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, माय निसी पेंट द फर्नीचर, मतलब क्या होता है कि कह रहा है कि जब भी उसको समय मिलता है, ठीक है, मतलब हालांकि ये कि अभी नहीं कर रही है ना, अभी पहले करती थी, जब भी उसको समय मिलता है। तो मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेस मास्टर प्रॉमिस टू डैश हैवॉक अपॉन हिज अपोनेंट्स ऑन फॉर टेकिंग हिज बाइसाइकिल। अब वो चेस वाला गेम होता है ना, उसमें बिशप होता है। तो जब बिशप क्या है कि अपोनेंट क्या किया, अगर उसको जो बिशप है उसको मार दिया, ठीक है, क्या करेगा? कोई चेस मास्टर है तो क्या करेगा? वारंट देगा उसको। वारंट तो क्या लीगल टर्म है। एंशू कराएगा? नहीं। प्लेकेट कराएगा? नहीं। उसका करेगा रेक करेगा। क्या करेगा? मतलब होता है ना, धमकाने एक तरीके से, क्या हो जाता है, रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक। चलो, ये हो गया हमारे पास। क्या है कि कोई धमकाना या फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन और रह गए। द डैश रिवर्स डिड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज इवन दो दे टर्न आउट, कह रहे हैं कि कोई रूमर फैला होगा, ठीक है, डिड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज इवन दो दे टर्न आउट टू, मतलब क्या है कि एक रूमर फैला, एक अफवाह फैली, हालांकि वो अफवाह सही नहीं थी, लेकिन क्या हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के रूमर को क्या बोलते हैं, इस टाइप के रूमर एपोक्रिफल, एपोक्रिफल रूमर्स बोलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज बीइंग वी लिव डे कॉन्शियस ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स, एज कौन सी बींग, तब हम ह्यूमन बींग्स तो हैं ही, ठीक है, वी लिव डे कॉन्शियस ऑफ आवर शॉर्टकमिंग, तो कह रहा है कि एज, अब देखो सेंटी आएगा, सेंसेशनल भी सेंटिमेंटली, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे का आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट। एज अ सेंटिमेंटल बीइंग्स वी लिव इजली कॉन्शियस ऑफ आवर, मतलब जो भी हमारी कमियां होती हैं, विक्ट्रीज होती हैं, क्या रहते हैं, मतलब हम लोगों में बहुत वो रहती है, क्या भावना रहती है, ये कर चुके। और यहाँ पे पूछा हुआ था अपोजिट, तो हमने बताया था कि क्या करना होता है, तो इसका चलिए यहाँ से क्या है कि आपका जो भी मेरा नॉन टेक्निकल था, बस यहाँ पे लैंग्वेज छोड़ या नेपाली, और मुझे इन दोनों में से कोई सी, तो आप स्टेट के हो अगर, ऑफ कोर्स आप लोगों को आती होगी, तो हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे नॉन टेक आपका पोर्शन रहता है, जो आपका 40 मार्क्स में कह सकता हूँ 5 मार्क्स नहीं दे पाऊंगा, तो 35 मार्क्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें प्लान कर सकते हैं, कैसे कैसे होगा, तो आपको पूरा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अभी भी 10 डेज है, 10 डेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो और अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं, तब ऑल द बेस्ट।